अब हम लोग देख लेते हैं। मीर जाफर 1763 से 1765 के बीच, 1763 से 1765 के बीच लिख लीजिए। 1763 से 1765 के बीच, है ना। मीर कासिम किया था 1760 से 1763 के बीच किया था, हम लोगों ने यही किया था। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए इसमें। मीर कासिम को हटाने के बाद मीर जाफर को कंपनी ने पुनः बंगाल का गवर्नर, पुनः बंगाल का नवाब घोषित किया। अब एक चीज मुझे बता दीजिए, मीर जाफर ने क्या क्या दिया था उसको? 34 लाख 2.34 लाख रुपया दिया था। हाँ, और जो है उसके बाद ये दिया था 24 परगना का अधिकार 50 लाख सैनिक को दिया था। हाँ, और कुछ दिया था? 24 परगना दिया था। और कुछ ट्रांसफर हुए थे इसके समय में? राजधानी ट्रांसफर किया था। और उसके बाद कर जो था वो 3 बटा जो सब कोई कर लगाता था वो मुक्त कर दिया था कर से, चुंगी कर से। और कुछ? व्यापारी कोठी पर जो था वो सब दे दिया कंपनी को सभी प्रकार का छूट दे दिया था। सभी प्रकार का छूट दे दिया था। और कुछ नहीं किया था? नहीं। और ये सब नियुक्ति किया था सितार, और लोग को हटाकर कुछ लोगों को नए नए लोगों को नियुक्ति किया था। चलिए, इतना ही इम्पोर्टेंट, दुर्लभ को इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपने बताया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी लिख लीजिए। मीर जाफर ने कंपनी को नमक कर कितना? 2.5% लेने के अलावा सभी व्यापारिक करों से छूट प्रदान कर दिए। आप कोई भी व्यापार करो, टैक्स नहीं देने की जरूरत है, केवल नमक पर कर देना होगा, 2.5% वो भी। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसी के समय में क्या होगी? बक्सर युद्ध होगा। बक्सर युद्ध होगा इसी के समय में। चलिए लिख लीजिए। एक जो कि पटना में हत्याकांड करवाया था वो सब छोड़ दिए थे। वो लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। लिख लीजिए। कारवा का युद्ध तो करवा चुका था। कारवा का युद्ध 1763 में मीर कासिम के समय, है ना, ये करवा चुका था। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1763 में पटना में हत्याकांड हुई जिसमें कई अंग्रेज मारे गए। इसमें मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। ये तो करवा चुका हूँ, फिर दोबारा क्यों रिपीट करवा लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अंग्रेजों द्वारा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए। अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को बंदी बनाए जाने, ऐसे लिख लीजिए, बंदी नहीं, युद्ध बंद करने की चेतावनी दी गई। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी गई, किंतु अंग्रेज नहीं माने। फलस्वरूप मीर जाफर ने सभी बंदियों की हत्या करवा दी। जो ये आपका ये था 1763 वाला, उसमें
मीर कासिम ने हत्या करवा दी सर। हाँ, मीर कासिम ने हत्या करवा दी थी। मीर जाफर ने कि कासिम ने सर? मीर कासिम ने। मीर कासिम। अब यहीं से है कि बैकग्राउंड तैयार होता है ना, लिख लीजिए। लिख लीजिए, बक्सर युद्ध से पूर्व मीर कासिम निम्नलिखित युद्ध में शामिल था। तो कौन कौन सा युद्ध किया था? कारवा का युद्ध 9 जुलाई 1763, गोरिया का युद्ध 4 से 5 सितंबर 1763। एक बार फिर से बोल दीजिए। 9 जुलाई कारवा के युद्ध। हाँ, गोरिया का युद्ध दूसरा 4 से 5 सितंबर 1763। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। नेक्स्ट उद्धव नाला का युद्ध। उद्धव नाला का युद्ध। उद्धव नाला का युद्ध ये कब हुआ? 1763 में। और बक्सर का युद्ध लिख लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1700 कब? 64 पूछा हुआ भी क्वेश्चन। और इसमें ये तो डेट भी पूछ लेता है, डेट के साथ साथ अंग्रेजों के जो लीडरशिप होता है वो पूछ लेता है। दूसरा चीज ये पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में लड़ी गई थी, है ना। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज है कि बक्सर का युद्ध के बारे में कहा जाता है, जो बात जो है कि ये क्या कहते हैं, प्लासी के युद्ध में नहीं हुआ, है ना, हो सका, है ना, वो बातें यहाँ पे संपन्न हुई है। यानी कि सत्ता का जो है कि ट्रांसफर, है ना, सत्ता पूर्ण रूप से ट्रांसफर जो है कि अंग्रेजों के हाथ में बक्सर के युद्ध के पश्चात ही हुआ। नहीं, क्लियर है? इलाहाबाद संधि के। हाँ, लिख लीजिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। किन के बीच हुआ 1764। युद्ध? मीर कासिम मुगल सम्राट, फिर अवध का नवाब और अंग्रेज। युद्ध में अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व हेक्टर मुनरो का तथा नवाब की ओर से भूतपूर्व नवाब मीर कासिम की ओर से कौन कौन शामिल थे? मीर कासिम खुद, मीर कासिम स्वयं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, नवाब कौन? सुजाउद्दौला। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ और वह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गया। 1777 में इसकी मृत्यु हो गई। 1777 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ भी विश्वासघात हुआ, पता है, यहाँ भी विश्वासघात हुआ। लिख लीजिए बक्सर का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज ने अवध की सेना से अरशद खां शाहमूल, ये रोहतास का सूबेदार था। शाहमूल ये रोहतास का सूबेदार।
हरिंदर नहीं है क्या? रोहतास का सूबेदार, 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 रोहतास का सूबेदार। ठीक है, रोहतास का सूबेदार। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट रोहतास का सूबेदार, नेक्स्ट लिख लीजिए। और जैनुल आबदीन वो धन का लालच देकर, धन का लालच देकर अपने ओर मिला लिया था, है ना। तो अंग्रेज का क्या देख रहे हैं कि जो कूटनीति थी, है ना, वो भारतीय शक्तियों को कमजोर करने की थी। और भारतीय शक्तियां तभी कमजोर हो सकती थी, है ना, भारतीय शक्तियां तभी कमजोर हो सकती थी जब है कि ये क्या कहते हैं, वो अंग्रेजों के साथ जाए, है ना। और यहाँ पे आपने देखा कि हर कोई जो है सत्ता के जो है क्या थे, लालच में थे, सत्ता के लालच में थे। कुछ सत्ता के लालच में पड़ गए तो कुछ जो है धन के लालच में पड़ गए, है ना, धन के लालच में पड़ गए। क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपने देखा था एक बट ब्रिज की तरह जो है मुगल जो है, मुगल का क्या हो रहा था, अवसान हो रहा था, है ना, मुगल का अवसान। तो सभी लोग, सभी शक्तियां जो है कि क्या कर रही थी, क्षेत्रीय शक्तियां जो थी वो अपना अपना विस्तार करने के चक्कर में था, है ना। और उसी में जो है कि महत्वाकांक्षा जो थी इनका, सामंतों का, जो उनके अधीनस्थ अधिकारी थी, उनकी महत्वाकांक्षा जागी और सभी ने सौदा किया, है ना, लगभग सभी ने है कि सौदा किया। आप अगर देखेंगे जो है कि आज है कि प्रतिष्ठित अपना कहलाना चाहते हैं, सिंधिया को देखा होगा आपने, सिंधिया, है ना। अगर सिंधिया गद्दारी नहीं करता तो अंग्रेज जो है कभी भी भारत पे काबिज नहीं होते, है ना। तो सिंधिया महाराज जी अभी है कि सनो शौकत ठाठ बाट उनकी देखते हैं, अभी भी महाराजा कहलाते हैं, पता है ना आपको? जी सर। हाँ। और मजे की बात यह है कि वो जो है सरकार का हिस्सा भी है ना। जी और सर। हमेशा सरकार का हिस्सा रहे, चाहे वो किसी पार्टी का सरकार हो, वो सत्ता में लगभग रहे ही रहे हैं। ठीक है, जी सर। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध को जीतकर न केवल भारतीय शक्तियों को पराजित किया, बल्कि भारत में कंपनी शासन की नींव स्पष्ट रूप से रखती, स्पष्ट रूप से रखती। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सुजाउद्दौला के पश्चात, सुजाउद्दौला क्या किया, आत्मसमर्पण किया, लिख लीजिए। सुजाउद्दौला के ने आने के पश्चात शाह आलम द्वितीय के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। एक चीज था, ये कभी आत्मसमर्पण मीर कासिम अंग्रेजों के साथ नहीं किया, नहीं किया। वो जी सर। पलायन कर गया, मर गया, लेकिन है कि वो कभी समझौता नहीं किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सर रिपीट कर दीजिए ना। नहीं, कुछ नहीं लिखा है, केवल समझा रहा था ना, फिर से समझा दो। हाँ साहब। हमने यही कहा कि ये मीर कासिम कभी भी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया, है ना, यही कहा केवल। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। मीर कासिम का युद्ध
मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर युद्ध में इसलिए हार गया, इसलिए पराजित हो गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। ये झट से गठबंधन बनाया। अब एक चीज देखिए, 3 बूथ थे, है ना, 3 बूथ थे। शाह आलम पहला, दिख रहा है क्या बोर्ड? दूसरा जो है, दूसरा आपका क्या था? पहला शाह आलम, दूसरा क्या था? शुजा-उद-दौला, और तीसरा कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। अब ये तीन तिगड़ा ये खेल बिगाड़ा, है ना, यही वाली बात थी। अब ये बताइए, इसकी सेना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए। इसकी सेना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए। इसकी सेना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए। अब ये होता कि तीनों मिल करके आपस में है कि तैयारी कर लेता, है ना, प्रिपरेशन कर लेता, और तीनों जो है कि अपनी सेना पे कमांड रख कर करके नेतृत्व जो है किसी एक हाथ में सौंप देता है ना, एक हाथ में नेतृत्व सौंप देता, बाकी जो है कि मोर्चे संभाल लेता, तो स्थिति बेहतर हो सकती थी। लेकिन है कि ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सेना है, और सेना में तालमेल है ही नहीं, तालमेल का अभाव है। अब तालमेल का अभाव है तो अगर है कि मान लीजिए कि शुजा-उद-दौला की सेना मारा जाता है ना, तो ये सेना भाग खड़ा हो सकता है, या ये सेना भाग खड़ा हो सकता है। कोई ऐसा तो नहीं करेगा ना कि एक कमजोर पड़ा तो दूसरा जो है कि उसको सहायता कर दे। अगर ऐसा होता तो सेना पराजित होता नहीं, है ना। ये 3 सेनाएं मिलकर के एक अंग्रेज को नहीं पराजित कर सके। तो ये 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा वाला बात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा? हारने का मुख्य कारण क्या था? युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी करना होना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला था, कुछ ऐसा इतिहासकार कहते मिला था, तथा भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष अंतर्निहित थे, अनेक प्रकार के दोष अंतर्निहित थे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बक्सर युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से पलाशी के युद्ध से अधिक महत्व है, अधिक महत्व है, अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तात्कालिक प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित हुई, अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित हुई। अब ये देखिए, 3 सेना जो है, 2 नवाब हो गए, अवध प्लस बंगाल प्लस मुगल वर्सेस कंपनी। अब देखिए, पहले तो एक एक करके लोगों से लड़ रहा था अंग्रेज, एक एक करके लड़ा, है ना। उसके बाद तीनों को संयुक्त रूप से लड़ लिया, है ना। तो एक एक करके सबको पराजित किया, और संयुक्त रूप से भी क्या किया, ये उसको पराजित कर दिया। अब संयुक्त रूप से भी पराजित हो गया, तो ये जो है कि अब अंग्रेजों को ये स्पष्ट आभास हो गया कि अब भारत में जो है कि सत्ता स्थापित करना क्या है, हाँ, आसान है। यानी कि भारत में कोई चुनौती है या नहीं है? नहीं है। कोई चुनौती नहीं है, तो वो निश्चिंत हो गया, है ना, कि अब भारत में हम क्या कर सकते हैं,
सत्ता की स्थापना कर सकते हैं, अपनी आर्थिक नीतियों को संचालित कर सकते हैं, अपने राजनीतिक नीतियों को संचालित कर सकते हैं। यानी कि कोई विरोध करने वाला अब ऐसी शक्ति नहीं बची है। और छिटपुट जो है कि बचे हुए थे, तो उस समय मराठा थोड़ा बचे थे। मराठा के भी आपने देखा 1761 में क्या हुआ, 1761 हार हो में, गई थी है ना, पानीपत की स्थिति। हाँ, बुरी तरह से वो पराजित हो चुका है। किसके साथ? अहमद शाह मोहम्मद शाह अब्दाली अब्दाली के। के साथ। अब जो है, अब है कि मराठा भी जो है कि अब शक्ति के रूप में नहीं रहे, है ना। कहा जा रहा था कि जब मुगल का पतन हो रहा है तो मराठा जो है, मराठों का साम्राज्य बनेगा, लेकिन मराठों का उनकी भी लिमिटेशन जो है वहीं से खींचनी शुरू हो गई। अब प्रमुख जो मराठा थे वो सारे के सारे क्या हो गए, मारे गए। दूसरी चीज है कि अब जो मराठा का जो पेशवा था, है ना, जो मराठे सरदार थे, उसमें भी जो है उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध की स्थिति बन गई। लोग वहां भी एक षड्यंत्र शुरू हो गए। अब सीधी सी बात है, अंग्रेज की जो कूटनीति है, क्या कहते हैं, षड्यंत्र का, है ना, वो जो है कि अब वो लगभग सभी जगह करेगा। और आपने देखा था कि फूट डालो राज करो की नीति जो की शुरुआत कहाँ से हुई थी अंग्रेजों की, कहाँ से? करजन प्लासी युद्ध से, प्लासी क्लासी के युद्ध से। जी सर। आपने देखा ना कि षड्यंत्र वहां कैसे हुआ था, फोड़ दिया इसके खिलाफ, क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला के दूध को पूरी तरह से तोड़ दिया। और उसने अपने कूटनीति तो कमाल के देखे आपने, कूटनीति तो देखा आपने ना, अमीन चंद्र के साथ क्या किया, है ना, वो धोखा के पराकाष्ठा था नहीं, जहां से सब लोग सोचते हैं कि यहाँ धोखा देकर के खत्म हो जाता है, वहां से वो उसके साथ शुरू ही हुई थी। ये लॉर्ड क्लाइव की क्या थी, तब पर भी लोग समझदार नहीं बने। कूटनीति थी, कूटनीति थी, सबसे बड़ी सफल कूटनीति थी। इसी से वो क्या कहते हैं, भारत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वो नहीं, वही जाना जाता है ना। सारे रास्ते जो है उसी ने तय किए थे अकेले। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आप लोग को हिस्ट्री के ऑप्शनल में भी थोड़ा सा मदद मिलेगी इस चीज को। और आप लोग है कि ऑप्शनल थोड़ा सा बेहतर ढंग से भरिएगा, फॉर्म जो है गलत मत कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो सीधे बताइए, है ना। और फॉर्म कितने लोगों ने इसमें जो है कि फॉर्म फिल कर लिया है यहाँ पे, एक, और बाकी ने नहीं किया। सबके डॉक्यूमेंट्स बन गए ना, सबके पार्ट थर्ड का रिजल्ट ही नहीं आया सर। अच्छा सर, इग्नू का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है सर, इग्नू से ही हम सितंबर में ही आ जाता है, लेकिन इस बार लेट किया है। हाँ, एक पेपर का आ गया है सर, और 3 पेपर का बाकी है सर अभी तक। ऐसे कैसे है? एक पेपर का सर, एक पेपर का सर 1 ही सितंबर को आ गया था, जो 5 अगस्त को एग्जाम हुआ। जो रीजनल सेंटर जो है ना, हाँ सर, रीजनल सेंटर से जाके कांटेक्ट कीजिए। ओके सर। क्योंकि रीजनल सेंटर वाले ही आपको कुछ कर पाएंगे। ठीक, रीजनल सेंटर वाले ही आपको कुछ कर पाएंगे, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। हम लोग देख रहे हैं बक्सर युद्ध देख रहे हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। बक्सर युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उड़ीसा पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण अधिकार स्थापित कर दिया, पूर्ण अधिकार स्थापित कर दिया। साथ ही साथ अवध नवाब अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया, अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया, अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। ये भी डूब ही गया, नहीं, अवध भी डूब ही गया पूरी तरह से। क्योंकि ये अगर है कि इन लोगों की पहले से की रणनीति बनाता, तो न तो अवध डूबता, न तो मुगल की जाने की चांसेस थी। लेकिन सारे के सारे चीजें हो गई। आपने देखा, इतना चीजें आपने पढ़ा अभी तक, तो देखा कि गलतियां हर जगह है, और उसमें खास करके भारतीय शक्तियों का आपको गलतियां महसूस हो रही है, नहीं हो रही है? हर तरफ गलती है।
और दूसरी चीज है कि आपने ये भी देखा कि अंग्रेज है कि उन गलतियों का क्या उठाया, फायदा उठाया, हर जगह उठाया है, नहीं, चाहे वो औरंगजेब के समय, चाहे बहुत अच्छी थी सर। हाँ, चाहे वो ये क्या कहते हैं जहांगीर के समय हो, या शाहजहां के समय हो, या औरंगजेब के समय हो, या फिर है कि ये क्या कहते हैं और फिर खुशियर के समय हो, है ना, या फिर मोहम्मद शाह के समय हो, है ना, ये सभी जगह सभी ने क्या किया, गलतियों का एक पिटारा के रूप में इन सभी को देखा जा सकता है। और अंग्रेज था क्या कि उसे क्या चाहिए था, बस एक मौका चाहिए था, एक मौका, है ना, और उसे दोबारा जब उसे एक मौके की तलाश होती थी और वो मौके को उसने बहुत तेजी से जो है कि कैच किया, है ना, यही देखा हमने। तो इतिहास आप लोगों को बोला जाता है कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, तो सब चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। पी.ई. रॉबर्ट ने बक्सर युद्ध के बारे में कहा है कि पलाशी की अपेक्षा बक्सर के युद्ध भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, कहीं अधिक उपयुक्त है, कहीं अधिक उपयुक्त है, कहीं अधिक उपयुक्त है, कहीं अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पलाशी का युद्ध षड्यंत्र का परिणाम था। ये क्वेश्चन है कि हमने टेस्ट सीरीज में दिया था। पलाशी का युद्ध षड्यंत्र का परिणाम था, षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की अनुशासन व आधुनिकता एवं आधुनिक फौज की विजय थी, 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 आधुनिक फौज की विजय थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसको। इस युद्ध के बाद अंग्रेज ने सभी अधिकार अपने पास रखे, सभी अधिकार अपने पास रखा। लिख लीजिए। बक्सर युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव पुनः बक्सर युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव पुनः गवर्नर बनकर भारत आया और उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की क्योंकि अभी भी अंग्रेजों के लिए बंगाल की सत्ता संभालना मुश्किल था। ठीक है, अब ये देखिए बंगाल में तो इसको ये क्या कहते हैं, बक्सर युद्ध तो हो गया, ठीक है, बक्सर युद्ध हो गया। मीर जाफर जो है सत्ता पे बना हुआ है 65 तक के। 65 में ही है कि किसकी वापसी होती है? लॉर्ड क्लाइव की वापसी होती है। और लॉर्ड क्लाइव का जो माइंड जो है बहुत ही शार्प था, है ना, बहुत ही शार्प था। अब वो जो है कि करता है क्या कि सब जगह का सत्ता जो है हमारे हाथ में होगी, लेकिन अभी भी जो है कि यहाँ पे जो है चीजें लागू नहीं होगी, डायरेक्ट शासन के तहत बंगाल नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे द्वैध शासन की बात की जाती है। नाम सुना है द्वैध शासन की? यस सर। और एक क्वेश्चन आया विपेशी में, द्वैध शासन का जन्मदाता पूछा गया था, है ना, तो लियोन कार्टिश, माइक मंजर
माइक जो है म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी और देखना आप ही को है, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। तो ये चीजें है कि ये आपके सेट में भी था, क्या क्वेश्चन में था? आपके टेस्ट सीरीज में भी था, अच्छा क्या? द्वैत शासन का जन्म। ओके चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सर वो पॉइंट एक बार फिर से बोलिएगा, सब एक साथ बोले थे, सुन नहीं पाए। क्या? द्वैत शासन का जनक जी जी। द्वैत शासन का जनक लियोन कार्टिश को माना जाता है, लियोन कार्टिश को माना जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या कि जो बक्सर युद्ध था, है ना, बक्सर युद्ध में क्या देखा आपने? बक्सर युद्ध में जो है कि आपने यही देखा कि क्या हुआ, अंग्रेज जो है अब अखिल भारतीय स्तर पर जो है भारत के पटल पे जो है ये छाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बंगाल इसके हाथ में आ गया, मद्रास जो है ये कब्जे में था, उत्तर इधर जो है कि बम्बई जो है कब्जे में था, दहेज में ही मिल गया था। सूरत जो है कब्जे में था, मुगल सत्ता जो है, मुगल सत्ता क्या है, हार ही गया था, है ना, पराजित हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आकर कहाँ बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ है? मध्य में, यहाँ मैसूर मराठों का आकर थोड़ी सी बची है, और वो भी पतन की ओर उन्मुख हो चुके हैं, हो चुके नहीं हो चुके हैं। अब अंग्रेज जो है, अंग्रेज ऊपर नीचे दाएं बाएं सगरो आ गया है ना, सगरो आ गया है। अब जो क्षेत्र बचे हुए हैं उन क्षेत्रों को क्या करेगा, जीतना शुरू करेगा, उन क्षेत्रों को जीतना शुरू करेगा। अब इसके लिए है कि ये तरह तरह की पॉलिसियां जो है लागू करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर है? लिख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 3 फरवरी 1765 को ऐसे नवाब नजम, ऐसे लिख लीजिए ज्यादा बेहतर होगा, हेडिंग लिख लीजिए, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, ये है 1765 से 1766 के बीच, 1765 से 1766 के बीच लिख लीजिए। 3 फरवरी 1765 को मीर कासिम, मीर जाफर, सॉरी, मीर जाफर की मृत्यु हो गई, मीर जाफर की मृत्यु हो गई। सारी एक्टिविटीज ऑन पेज एसईओ के अंदर होती है, जैसे टाइटल चेंज करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना, वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंज करना, मीर जाफर की मृत्यु हो गई, मीर जाफर की मृत्यु हो गई, मीर जाफर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, मीर जाफर की मृत्यु हो गई। कंपनी उसके पुत्र, कंपनी उसके पुत्र, कंपनी उसके पुत्र, कंपनी कंपनी उसके पुत्र नजमुद्दौला, कंपनी उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब घोषित किया, बंगाल का नवाब घोषित किया। यहाँ पे देखिए ये जो कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, नजमुद्दौला, ये जो है क्या हो गया, इसके हाथ की कठपुतली, बाप भी कठपुतली था, है ना, बाप भी कठपुतली था और बेटा भी पुतली है। मीरन कौन था सर? हाँ, मीरन भी इसका पुत्र ही था ना? हाँ, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए,
नेक्स्ट लिखिए, मई 1765 में लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर के आया, और इसने ही अवध एवं शाह शुजा के साथ संधि की। अवध एवं शाह शुजा के साथ दो अलग अलग संधियां किया। तो अवध शाह शुजा, अवध और मुगल सम्राट। हाँ, अवध और ये शाह शुजा और शाह आलम के बीच अलग अलग संधियां की। तो ये अलग अलग संधियां है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार अलग अलग संधि कैसे किया। लिख लीजिए। पहला संधि किसके साथ? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। मुगल सम्राट। हाँ, 12 अक्टूबर को और 12 अगस्त। सॉरी, पहला जो है पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की। तो पहली संधि कौन थी? ये लिख लीजिए, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि। लिख लीजिए। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो लिख लीजिए कब हुई। तो ये 12 अगस्त 1765। हाँ, 12 अगस्त 1765 को लिख लीजिए। और इस संधि पर हस्ताक्षर कौन करेगा? लॉर्ड क्लाइव, नजमुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और मुगल की ओर से शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला। अब इसके तहत क्या किया गया लिख लीजिए। इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त को फरमान के जरिए बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। कंपनी को सौंप दिया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। नेक्स्ट, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में प्राप्त हुआ। 26 लाख रुपया प्रति वर्ष 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के रूप में प्राप्त हुआ। 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के रूप में प्राप्त हुआ। 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के रूप में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस संधि द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार, है ना, तो उत्तरी सरकार देखिए कहाँ है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो पार्ट है उड़ीसा के तटीय क्षेत्र जो है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार कहलाता है। लिख लीजिए, इस संधि के तहत अंग्रेजों उत्तरी सरकार की जागीर प्राप्त हो गई। तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या है, उत्तरी सरकार है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं।
इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये किसके लिए किया गया, लिख लीजिए। कब किया गया, ब्रैकेट में लिख लीजिए। 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 को, है ना, यानी कि 4 दिन बाद नई संधि हो गई। लिख लीजिए। यह संधि अवध नवाब शुजाउद्दौला एवं किसके बीच, लॉर्ड क्लाइव के बीच संपन्न हुई। 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 लॉर्ड क्लाइव के बीच संपन्न हुआ। लॉर्ड क्लाइव के बीच संपन्न हुआ। चलिए लिख लीजिए, लॉर्ड क्लाइव के बीच संपन्न हुआ। इस संधि के तहत अवध का राज कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर ये किसको दे दिए गए थे, मुगलों को, है ना। लिख लीजिए, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिला, नवाब को वापस दे दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग प्राप्त हुए, नवाब ने दे दिए, है ना, प्राप्त हुए। नेक्स्ट लिख लीजिए, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षित राजा अंग्रेजों की संरक्षिता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु यह राज अवध के अधीन ही माना गया, नेक्स्ट लिख लीजिए, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। नेक्स्ट, सुरक्षा हेतु, अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। मतलब ये भी क्या हो गई, लगभग संरक्षित राज्य है ना। अब देखिए, ये रेजिडेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, रेजिडेंट। ओके, तो इसमें एक देखिए क्या है कि आपकी सुरक्षा के लिए, है ना, आपकी सुरक्षा के लिए जो है सेना दिया गया है, तो इसका खर्च कौन करेगा, आप ही करेंगे, है ना। केवल लोग हमारे होंगे, है ना, सुरक्षा आपका करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्या है, डायरेक्ट हस्तक्षेप था या हस्तक्षेप नहीं। इसमें भी राजनीति था कि कोई गुटबंदी ना करे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए करे और हमारे खिलाफ ना जाए, है ना, हमारे खिलाफ ना जाए। तो बेवकूफ बनाना अगर सीखना था किसी को, है ना, तो अंग्रेजों से सीखना था। और अंग्रेजों की सारी कूटनीतियां जो है किस में थी, गांधी जी में नहीं थी, नहीं। अंग्रेजों को गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों के तरीके से ही हराया था ना। गांधी जी की जो रणनीति थी क्या थी, आपने अंग्रेज दमन की बात करते थे, तो वो कहते थे अच्छा तुमने दमन किया, ठीक है, हम सह लिए, है ना। अब हत्याई कौन, दमन करने वाला, दमन सहने वाला, और इसलिए दमन सहने वाला, करने वाला। अब है कि इससे होता क्या था, एक मोरल पॉलिटिक्स, है ना, मोरल पॉलिटिक्स का उभार होता था, है ना, मोरल पॉलिटिक्स का उभार होता था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब, 1765 से 1772 के बीच। लिख लीजिए, इतिहासकार के.एम. पनिकर पूछा वर्ग पेश में इस कालखंड को बंगाल में डकैतों का राज कहा है।
लुटेरो का राज या डकैतों का राज कहा है? ये जो थी ये कालखंड था, ये कहते हैं ना बेशर्मी की जो है लूट, है ना, बेशर्मी की हद की लूट थी ये, है ना। लुटेरो या कि अंग्रेज से जितना मैं समझा रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं रहा हूँ। इस समय जितना भी लूटना था, है ना, वो लूट गए, अब लूट लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, पहले हम लोग यहाँ पे से क्या लेते थे, अंग्रेज लाते थे इंग्लैंड से क्या लेके आते थे, सोना और चांदी, जवाहरात, ये लेके आते थे, जो जिसमें हम लोग व्यापार करते थे, इसी में व्यापार करते थे। अब ये क्या किए, यहाँ से क्या किए कि ये लाना, सोने चांदी लाना बंद कर दिए। अब बंगाल जो है इनके लिए क्या हो गया एक राजकोष की तरह। आपने देखा कि कितनी लूटी गई, 1700 क्या कहते हैं 57 से लेकर के 1765 आते बंगाल की स्थिति आपने देख लिया था। अब यहाँ पे है कि हर यूरोपीय जो हर अंग्रेज जो चाह रहा था, वो चाह रहा था क्या कि किसी भी तरह से जो है कि हमें बंगाल से जो है धन की प्राप्ति हो। लॉर्ड क्लाइव भी इसमें अपना हाथ साफ कर चुके थे, है ना। जितने भी सैनिक थे वो सैनिकों के लिए भी यहाँ पे खजाने खोल दिए गए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग है कि बंगाल में द्वैत शासन की बात करते हैं, चलिए लिख लीजिए बंगाल में द्वैत शासन, लिख लीजिए। न्यूटन क्या बोले थे सर, 65 से 72? हाँ 65 से 1765 से 72। हाँ लिखिए द्वैत शासन, यहाँ पे लिख लीजिए वो जन्मदाता, द्वैत शासन के जन्मदाता लियोन कार्टिश को माना जाता है। लियोन कार्टिश को माना जाता है, लियोन कार्टिश को माना जाता है। लिख लीजिए। मीर जाफर की मृत्यु के बाद सत्ता पर उसका पुत्र नजमुद्दौला काबिज हुआ। और इस स्थिति में अंग्रेज नवाब के साथ प्रांत की सुरक्षा के लिए एक संधि 1765 में की, जिसके तहत कलकत्ता काउंसिल ने बंगाल को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब सुरक्षा जो है कि किसको दे दिया, सुरक्षा संधि किया था। तो सुरक्षा संधि किया था तो मान लीजिए कि ये बंगाल है आपका, ये बंगाल है, और 1765 में जो है कि नजमुद्दौला के साथ क्या होती है, संधि होती है। कौन सी संधि, सुरक्षा संधि। किसका सुरक्षा, तो बंगाल की सुरक्षा संधि। और सुरक्षा संधि करने का मतलब किसके बीच हुआ, नवाब वर्सेस कंपनी। अब नवाब से सुरक्षा की संधि कर ली गई, तो सुरक्षा किसके हाथ में चला गया, हाँ, बंगाल की सुरक्षा किसके हाथ में चला गया, कंपनी के हाथ में, अंग्रेजों का, कंपनी के हाथ में ट्रांसफर हो गया। यानी कि सेना अब किसका, साल का, हाँ, नवाब का, अंग्रेज का। सुरक्षा संधि उसके साथ गई तो नवाब के कहाँ से ना बच गया,
मतलब जैसे इंडिया जो सेना वो नवाब अब अंग्रेजों के हाथ में आ गए काम करने। अब सेना किसका? अंग्रेजों की, है ना। सत्ता किसकी? अंग्रेजों नवाब। अब बताइए ये चलेगा सत्ता? कोई नहीं अगर सर, कोई कार्रवाई कर पाएगा? अब नहीं। अब सत्ता क्या होगा? सत्ता के दो केंद्र हो गए। एक केंद्र जो है कि किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के। दूसरा जो है नवाब के, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए ये दीवानी मामले किसके हाथ में चला गया? कंपनी के। और निजामत मामला किसके हाथ में रह गया? नवाब। कंपनी की। नवाब के। एक नवाब के हाथ में जाएगा ना। जी सर। चलिए लिख लीजिए। बुक में तो दोनों दिए हैं, कंपनी के ही हाथ में, लिख निजामत लीजिए, और दीवानी दोनों। लिख लीजिए, समझ लीजिए पहले। लिख लीजिए। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनमें सूबेदार, जिसे निजामत कहा जाता था, इसका कार्य था कौन सा कार्य था? लिख लीजिए। इसका कार्य था सैनिक प्रतिरक्षा, सैनिक प्रतिरक्षा। दूसरा पुलिस, और तीसरा था न्याय प्रशासन। अच्छा चलिए, ये जो निजामत का है, निजामत। अगर ये जो है कि अंग्रेजों के हाथ में चला जाए, ठीक, और दीवानी जो है कि दीवानी, अब दीवानी मामले में क्या होगी? दीवानी मामले में क्या होगी? लिख लीजिए। दूसरा प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ पद दीवान का था, जिसका कार्य था राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, 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 नवाब वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पे क्या थे? चेक बैलेंस थे। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पे नजर रखते थे, तथा दोनों किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? मुगल बादशाह के। लिख लीजिए। इलाहाबाद संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक कर देने के बदले दीवानी का अधिकार तथा 53 लाख रुपए 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार किसको प्राप्त हो गया? अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अभी भी ये जो है 53 लाख रुपए देने पर दीवानी ना, नहीं दीवानी नहीं, दीवानी तो 26 लाख। निजामत अधिकार किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में चला गया। दो अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग चीजें जो है ये खरीद लिया, है ना, दे करके। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। दीवानी और निजामत
दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन की शुरुआत हुई। फिर से एक अब बार यहाँ बोल पे दीजिए। निजामत और दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अब ये देखिए, दीवानी और निजामत दोनों पैसा देकर के हासिल किया। अब इसमें क्या होगा, निजामत और दीवानी दोनों दे दिए गए। चलिए, ये जो था क्या था, ये सुरक्षा से संबंधित था और ये राजस्व कर संग्रह से संबंधित था। ठीक है, ये अधिकार अगर ले अंग्रेज अपने हाथ में रख ले और ये अधिकार भारतीयों को दे दिए, रिस्क इस दोनों में किस में ज्यादा है? निजामत और दीवानी में किस में ज्यादा रिस्क है, बताइए। सर निजामत सर ये तो अपने पास रखेगा ना, रिस्की तो ये है दीवानी वाला। अभी अभी अंग्रेज जो है सत्ता पर काबिज हुआ है और अभी अभी अगर वो टैक्स बढ़ा दे, टैक्स लगाना शुरू कर दे तो क्या होगा, लोग भड़क जाएंगे ना। पैसा अगर ज्यादा वसूला जाएगा तो क्या होगा, भड़केंगे। तो भड़केंगे तो किसके खिलाफ डायरेक्ट हो जाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इसलिए है कि जो टैक्स वसूलने का जो अधिकार है किसके अंदर छोड़ देगा, नवाब के अंदर में जो। क्लियर है? सुरक्षा का मामला भारतीयों के अधीन दे देता तो फिर तो सत्ता क्या हो जाती, ट्रांसफर हो जाता है, एक बार फिर से भारतीयों के पास चला जाता है। लेकिन इसने क्या कहा, क्या सुरक्षा जो है कि हम अपने पास रखेंगे। सुरक्षा संधि क्या बजाबते आपने देखा कब किया था, 65 में। निजामत रख लेगा अपने पास, दीवानी कहेगा कि बेटा ऐसा है, वसूलने के लिए जो है किसका नियुक्त कर देगा, भारतीय अधिकारियों का। अब अगर भारतीय अधिकारी बढ़े हुए क्या कहते हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा तो जनता का गुस्सा किसके प्रति होगा, हाँ, नवाब के ब्रिटिश के प्रति होगा। आपसे भारतीय के प्रति, इसीलिए तो इसलिए जिम्मे थोप यानी दिया कि था। नवाब के प्रति। हाँ, तो इसने क्या किया, कहा कि निजामत जो है अपने पास ही रख लेते हैं, है ना, और टैक्स वसूलने का काम जो है भारतीयों को दे दिया गया। तो ये जो है कि ये जो नव नियुक्त जो अधिकारी होंगे, है ना, जो टैक्स कलेक्टर होंगे, वो एक सॉकर की तरह काम करेगा, है ना। सॉकर क्या करता है, कोई भी आने वाले आघात को सबसे पहले वो उसी पे पड़ता है ना, बैलेंस में रखता है। हाँ, तो ये जो था कुछ ऐसे था। ये कंपनी है और ये जनता है, और जनता के बीच में कौन, दीवानी मामले में कौन है, भारतीय ही शामिल है। तो जनता का आक्रोश किसके प्रति, हाँ, दीवानी के प्रति, भारतीयों के प्रति होगा, जो भारतीय पार्टिसिपेट करेंगे दीवानी मामलों में। और वो कंपनी सुरक्षा खुद लेकर के बैठा है ना, निजामत ये खुद लेकर बैठा है। तो किसी की इतनी हिम्मत है कि कंपनी को आंख दिखा करके देख ले, आंख दिखा कर देखेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले ये टर्मिनेट कर देगा, है ना। तो मुंह बंद रखो और जियो और जीने दो वाली बात हुई, खाओ और खाने दो, है ना, जियो और जीने दो वाली नहीं, खाओ और खाने दो वाली बात हुई। यानी कि पैसा आएगा, है ना, जनता अगर गुस्सा होगी तो शौकर का काम दीवानी कर लेगा, है ना। बफर के रूप में दीवानी जो है वो हो गया। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए इसमें
कंपनी ने दीवानी और निजामत दोनों कार्यों का संचालन भारतीयों के माध्यम से 1 मिनट। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे निजामत का। तो क्या किया, अब बंगाल में जो है स्थिति जो है कि ऐसा था कि
सब कुछ तो इसके हाथ में है, लेकिन जो है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व जो है, अच्छा सब कुछ जो है कंपनी के हाथ में, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से क्या कर रही है कंपनी, बच रही है। अगर है कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ना, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो है कि क्या होगा, इसके खिलाफ विद्रोह होने की संभावना है, विद्रोह होने की तो कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह होने की संभावना है। अगर विद्रोह हो जाएगा है ना, तो कंपनी क्या है, अभी नहीं सकता है, कंपनी क्या है, अभी नहीं सकता है कंपनी, और नहीं सकता है कंपनी, तो कभी भी रिस्क अपने हाथ में लेगी, क्या रिस्क जो है कभी भी अपने हाथ में नहीं लेगी, रिस्क नहीं लेगी। अब रिस्क नहीं लेगी तो सारा काम भार किस पे चला गया, किसके पर चला गया, भारतीयों के, है ना। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, निजामत और दीवानी वर्सेस दीवानी, अगर ये डायरेक्ट इसके हाथ में होता, अंग्रेज के हाथ में, डायरेक्ट अंग्रेज के हाथ में होता दीवानी वाला, है ना, क्योंकि निजामत जो है कि किसी भी हाल में जो है कि कंपनी नहीं चाहेगी, है ना, कंपनी नहीं चाहेगी उसका ट्रांसफर हो, लेकिन दीवानी में जो है कि इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे है क्या कि निजामत भी है कि कैसे, उतना सेना तो एकाएक आ नहीं जाएगा, आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, तो क्या करेगा, भारतीयों को भी उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करेगा, भारतीयों को सम्मिलित करने की कोशिश करेगा, तो व्यापक पैमाने पे सेना की भर्ती करेगा, और सेना की भर्ती करेगा तो सुशील जैसे लोगों को शामिल कर लेगा, है ना, सुशील जैसे लोगों को शामिल कर लेगा, सुशील को पैसे देगा, कंपनी पैसे देगा, सुशील क्या करेंगे, अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये परमानंद क्या करेंगे, अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर देंगे। वसूल कौन रहा है, इंडियन किस और किसके लिए कर रहा है, अंग्रेज के लिए, अंग्रेजों के लिए, कंपनी के लिए, यानी कि कंपनी के हाथ में जो है दोनों पावर किसके हाथ में, कंपनी के पास, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी हेड बॉस है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कौन है, भारतीय, दिख कौन रहा है, भारतीय। अब कोई भी विरोध होगा तो किसके विरुद्ध विद्रोह होगा, कंपनी के खिलाफ या भारतीय के खिलाफ, यानी कि कंपनी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, कंपनी बच जाएगी ना सॉकर से। तो यही कंडीशन जो है कि आप जो है कि हर जगह देखते जाएंगे, है ना, और ये तब तक के चलेगा जब तक रेगुलेटिंग एक्ट पास होकर के नहीं आ जाती है, और रेगुलेटिंग एक्ट के अभाव में होता है क्या कि जो कंपनी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है ना, वो बेलगाम हो जाते हैं, वो अपने को लूटने के चक्कर में, ये है लूट इंडिया जो कहते हैं ना, लूट इंडिया, है ना। तो वाकई लूट इंडिया की शुरुआत जो है ये जो है 1765 से, है ना, 1765 से जो है 1772 के बीच में होता है ना, और इसे केएम पनिकर ने डाकुओं का राज भी कहा है, डाकुओं का राज कहा है। कंपनी जो है कि अब रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है ना, उसके लिए लॉयल है ना, कंपनी के लिए लॉयलिटी का काम कौन कर रहा है, भारतीय, है ना, कंपनी के लिए सेना का कार्य कौन कर रहा है, भारतीय, कंपनी के लिए टैक्स वसूल करने वाला काम कर रहा है, भारतीय, कंपनी में के जो अधिकारी हैं, है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कौन है, अंग्रेज, जो छोटे अधिकारी हैं तो वो कौन है, भारतीय। अब ये देखिए कभी भी जो है कि जनता से जो कांटेक्ट होता है, जनता से किसका कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट छोटा अधिकारी, हाँ, छोटे अधिकारियों का कांटेक्ट होता है ना। अब रेलवे में अगर है तो रेलवे में किसका डायरेक्ट DMRS आता है क्या,
वो तो नहीं आता ना। कौन होता है? तो सुशील कांटेक्ट में आते हैं, जो टीटी होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, यही सब आते हैं। वो तो एक जगह बैठा है किसी कमरे में। तो सॉफ्ट अगर होगा, अगर किसी भी तरह का शिकायत होगी तो सुशील के खिलाफ होगी, यानी कि कर्मचारियों के खिलाफ, भारतीय कर्मचारियों के खिलाफ नहीं। तो ये जो है कि पर्दे से पीछे रह करके सारी भूमिका निभाता है, और तब तक के बाहर आने की कोशिश नहीं करता जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाता। और रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर से वायसराय तक की यात्रा करता है लोग नहीं। तो चलिए लिख लीजिए। तो यानी कहने का मतलब कि दीवानी और निजामत दोनों अधिकार ले लिए, इसी के लिए इसका नाम पड़ गया द्वैध शासन। हाँ लिख लीजिए, दो तरह का व्यवस्था हो जाता है। लिख लीजिए ना अभी, लिख लीजिए। कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? कंपनी का। अभी तो बोले ना, कंपनी मैंने ऊपर लिखा और यहां पे कर दिया, क्या किया? भारतीय, और यहां पे कर दिया निजामत, और यहां पर कर दिया दीवानी। एक और हेड कौन है? ये भारतीय के माध्यम से संचालित हो रहा है, और ओवरऑल हेड है ये। तो यहाँ पे एक सत्ता किसकी? सुप्रीम सत्ता कौन है? सुपरमेशी किसकी है? नहीं आया समझ में? सुपरमेशी किसकी है? कंपनी का। और ये क्या है? ये मिडिलमैन है ना। जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? जनता नीचे है। जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में भारतीय, और भारतीय डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके हैं? कंपनी के। यानी कि शासन व्यवस्था जो है दूर से संभाल रहा है कंपनी, और आगे रख रहा है भारतीयों को, ताकि है कि किसी भी तरह का विद्रोह हो, है ना, तो विद्रोह कंपनी के खिलाफ ना हो। यानी कि ये सत्ता जो है क्या है? नहीं है। अगर विद्रोह हो जाएगा तो क्या होगी? ब्रिटिश कंपनी समाप्त हो जाएगी, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो जाएगी। यानी कि अभी तो पैर पसारना शुरू किया है, उतना रिस्क लेने का गट्स इसमें नहीं था। क्लियर है? यानी कि एक पावर कौन है? कंपनी। दूसरा पावर भारतीय सत्ता, भारतीय निजामत और दीवानी। निजामत और दीवानी का इनडायरेक्ट जो है हेड ये है, और डायरेक्ट हेड के रूप में भारतीयों को नियुक्त किया है। क्लियर है? ये इतना मैं समझा रहा हूँ जो समझ में आ रही है। हैंड कीजिए। 2 को समझ में आया, 3 को समझ में आया, फरहा को समझ में नहीं आया? फरहा? नो सर, समझ में नहीं आया। चलो अभी यहाँ पे एक सिचुएशन देख लो, मैं सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ। राजा यश फाउंडेशन है, राजा यश फाउंडेशन है। तो राजा यश फाउंडेशन में जो है कि सबसे टॉप पर कौन है? राजा यश फाउंडेशन है ना। टॉप पे कौन है? मैं खड़ा हूं, मैं हूं ना। ये तो मैं तो क्लास ले रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, है ना। अगर मैं क्लास ना लूं, पिछले साल वाली स्थिति था, टॉप पे मैं खड़ा था, और यहाँ पे जो है हमारा अधिकारी, हमारा जो है टीचर थे, और टीचर जो है आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट। आपको फॉन्ट पे कौन दिख रहा है? फॉन्ट पे कौन दिख रहा है? हमारे टीचर। आप शिकायत करोगे तो शिकायत किसका करोगे? मेरा करोगे? नहीं सर, टीचर का। यही स्थिति तो वहां भी है ना। फरहा अभी भी नहीं आया समझ में? फरहा द्वैध शासन का मतलब समझ में आया? ओवरऑल कंट्रोल कहाँ पर है? इस पे कंट्रोल जो है मेरे पे है ना, मेरे पास है ना राजा यश फाउंडेशन का। और टीचर जो है
टीचर के कंट्रोल में आपको। तो कंपनी जो निजामत और दीवानी अधिकार जो है वो ओवरऑल उसका हेड कौन बन गया? कंपनी बन गया। अब है कि कंपनी ने अपॉइंट कर दिया भारतीयों को निजामत में भी और फौजदारी में भी। अब वो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? अंग्रेज आ रहे हैं वसूलने? नहीं आई समझ में? नहीं। क्या समझ में आ रही है बताइए आप। हरा यस सर। क्या समझ में आ रहा है आपको जो नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान यहाँ पर है। द्वैत शासन जो है तो उसका डायरेक्ट वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया सर। हाँ हमने कहा दीवान 65 में जो है दीवानी और फौजदारी या दीवानी और या निजामत दोनों अधिकार कंपनी के हाथ में चला गया। ठीक है। यस सर। कंपनी किसका? ये दीवानी और ये निजामत जो है दोनों अधिकार किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में है। कंपनी ये चाह रही है कि हमारे खिलाफ विद्रोह ना हो, है ना। तो क्यों ना हो? क्योंकि पहली बात तो है कि जो ये भारतीय पद्धति से जो है ये परिचित नहीं है। कौन नहीं परिचित है? अंग्रेज। और भारतीय भाषा भी ये नहीं जानते हैं। तो अब मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी। यस सर। अब निजामत डिपार्टमेंट में या दीवानी डिपार्टमेंट में उसको क्या चाहिए? कर्मचारी चाहिए। यस सर। कर्मचारी जो है कि कहाँ से लेके आएंगे? ये भारतीयों को नियुक्त कर दिया। भारतीय किसके लिए काम कर रहे हैं? दीवानी डिपार्टमेंट और निजामत डिपार्टमेंट में ये अंग्रेज के लिए काम कर रहे हैं। यही यस सर। अब ये जो है कि डायरेक्ट संपर्क में किसके संपर्क में आएंगे? किससे वसूलेंगे पैसा? सर जनता से। अब है कि अगर टैक्स बस बढ़ाता है या कोई भी चीजें होती है, विद्रोह होती है, तो किसके खिलाफ होगा? कंपनी के खिलाफ या ये क्या कहते हैं जो निजामत या दीवानी है उसके दीवानी कार्यकर्ता उसके खिलाफ। यही तो बात मैं समझा रहा हूँ। यस सर। थैंक यू। चलिए लिख लिया आपने? क्या लिखा लास्ट पॉइंट? वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में था। वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। लिख लीजिए, कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा जाता है। अब ये भारतीय ये जो थे कंपनी, भारतीय में कौन है? नवाब के अधीन ही क्या है? दीवानी और ये क्या कहते हैं? निजामत। यानी कि ये जो है डायरेक्ट जो है कि गुस्सा किसके प्रति जाएगा? भारतीय है तो भारतीय को नियुक्ति कौन कर रहा है? नवाब कर रहा है। किसके आदेश से कर रहा है? कंपनी के आदेश से कर रहा है। तो बेचारा तो ये तो कठपुतली है ना। पैसे भी आ रहे हैं, राज्य की सुरक्षा भी देख रहा है। हेड सुप्रीमेसी जो बना है, कंपनी बना हुआ है। कंपनी अगर रिवोल्ट होता है तो ये यहाँ पे आकर के शॉक हो जाएगा। भारतीयों के खिलाफ ही विद्रोह होगा। कंपनी जो है कि क्या होगी? बिल्कुल बची हुई रह जाएगी ना। अब जो भी लूट हो रही है 1765 से 1772 तक जो है कि कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई कानून नहीं थे। कितने टैक्स वसूले जाएंगे, कितने टैक्स नहीं वसूले जाएंगे, इसका कोई आंकड़े ही नहीं था। तो सीधी सी बात है, व्यवस्था बनाना था। इन 7 सालों में जो है कि भारत का जो है सर्वाधिक दोहन किया गया था इकोनॉमिकली रूप से, है ना। सर्वाधिक दोहन किया गया था। और मजे की ये बात है कि जो सोने चांदी लाते थे वो सोने चांदी लाना बंद हो गया। और यही के जो धन से जो है इन्होंने व्यापार वाणिज्य की शुरुआत की। और व्यापार वाणिज्य की शुरुआत की तो अब जो है कि ये व्यापार वाणिज्य जो है भारत के लिए क्या हो जाएगा? घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि भारत का पैसा भारत से ही सामान खरीदना और बाहर कहाँ भेजना? इंग्लैंड भेजना, है ना। तो दादा भाई नौरोजी का जो है धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है इसी पे आधारित है। क्लियर है? हाँ यस सर, क्लियर हो गया।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। शासन कहा जाता है जिसकी विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित सरकार, रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, है ना। अब देखिए हमने कहा कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, है ना, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है भारतीयों के लिए। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी? कंपनी को। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी? भारतीय, यानी कि नवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए था, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। यानी कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? नवाब है। अब कोई भी घटनाएं घटेगी नवाब नपेगा, है ना, कोई भी चीजें होगी नवाब नपेगा। तो यही चीजें कहानी है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। शीघ्र ही बंगाल में द्वैत शासन, शीघ्र ही बंगाल में द्वैत शासन के दुष्परिणाम सामने आने लगे। समूचे बंगाल में अराजकता, एनार्की, समूचे बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। व्यापार और वाणिज्य का बहुत तीव्र गति से पतन हुआ। व्यापार और वाणिज्य का बहुत तीव्र गति से पतन हुआ। नेक्स्ट, व्यापार और वाणिज्य का बहुत तीव्र गति से पतन हुआ। व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। टैक्स ज्यादा लगा रहा है, लूट मची हुई है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सब कुछ का अभाव है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। समृद्ध और विकसित उद्योग, विशेषकर रेशम और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए। किसान भयंकर गरीबी के शिकार हुए। इस समय कहा जाता है बंगाल में जो है कि किसानों की स्थिति थी कि जहां पर खेतों में कभी लहलहाती फसलें दिखती थी, वहां बंगाल में खेतों में जो है किसानों की हड्डियां दिखने लगी, है ना। अकाल की शुरुआत हो गई, है ना। 1760 का अकाल आपने सुना होगा। इस समय अकाल का शुरुआत होता है। इसी समय सन्यासी विद्रोह की शुरुआत होती है। इसी समय नील विद्रोह की शुरुआत होती है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जी सर। यस सर। हाँ, तो चीजें देख रहे हैं, वो सब साइड इफेक्ट किसका था? सत्ता ट्रांसफर होने का। जी क्लियर सर, है? द्वैत शासन का। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, अच्छा ये तो संधि करवा चुका था ना शुजाउद्दौला के साथ, करवा चुका था। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। द्वैत शासन के समय ही बंगाल में 1770 में क्या हुआ था? कौन सा घटना बताइए? भयंकर अकाल, अकाल हुआ आया था। अकाल पड़े, भयंकर अकाल पड़ा। नेक्स्ट लिख लीजिए, भयंकर अकाल पड़ा जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की भूखमरी से मृत्यु हो गई। अकाल के इस दौर में बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कार्टियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। द्वैत शासन के समय बंगाल से 1765 से 67 के बीच 1765 से 1767 के बीच 2,24,67,500 रुपए की वसूली हुई, जबकि इससे पूर्व मात्र वसूली 80 लाख की होती थी। यानी कि शोषण का क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, हद हो गई। 2,24,000 2,24,67,500 और पहले कितना था, लगभग 3 गुना हो गया। पहले मात्र कितना था, 80 लाख 80 लाख है ना। यानी कि ये 3 टाइम हो गया, 3 टाइम है ना, 3 टाइम जो है वसूली हुआ। यानी कि 3 गुना की दर से क्या हो गई, इसके शोषण हुआ। तो अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, लोग भूखे ही मरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में द्वैत शासन के बारे में कहा था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार थी। क्लियर है? एक बार फिर से बोल दीजिए। अच्छा लगा? मैं पूर्ण विश्वास के साथ छूट गया तो अच्छा लगेगा ही। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सब सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी सरकार थी। ठीक है, तो ये कोटेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। लिख लीजिए। इसके दुष्परिणाम भी देखना है, नहीं देखना है? देखना है, लेकिन 7:01 हो। तो लिख लीजिए। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में किसको नियुक्त किया? मोहम्मद रजा को। अभी बता रहे थे ना कि दीवानी हाथ किसको दे दिया? भारतीयों के। तो दीवानी जो है लिख लीजिए, कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा, बिहार में राजा सीताब राय, पूछा हुआ है बीपीएससी में, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। लिख लीजिए। क्लाइव का यह मानना था कि समस्त शक्ति कंपनी के हाथ में हो तथा नवाब के पास केवल सत्ता की छाया हो। लिख लीजिए। नेक्स्ट, द्वैत शासन के दुष्परिणाम लिख लीजिए। 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चला। इसके बाद बंगाल के गवर्नर के रूप में किसका नियुक्ति हुआ? बारन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई, जिसने द्वैत शासन की समाप्ति की।
लिख लीजिए, द्वैत शासन के निम्नलिखित दुष्परिणाम हुए। क्या क्या हुआ? निजामत किसके हाथ में दे दिया? भारतीयों के। तो यहाँ पे लिख लीजिए, निजामत की शिथिलता के कारण, या ऐसे लिख लीजिए, प्रशासनिक व्यवधान, यानी कि निजामत की शिथिलता के कारण कानून व्यवस्था ठप हो गया, क्योंकि कंपनी उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। कृषि में उत्तरोत्तर ह्रास दर्ज किया गया। भूमि व्यवस्था ऊंची बोली लगाने वाले लोगों को दे दी गई। किसानों का शोषण की प्रकाष्ठा बढ़ गई। सत्रह सौ सत्तर तक बंगाल में अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल के बावजूद भी भू राजस्व में कोई कटौती नहीं किया गया। लिख लीजिए, 1769 से 1772 के बीच बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। नेक्स्ट लिख लीजिए, उद्योग तथा उद्योग की दक्षता का ह्रास हुआ। कंपनी ने इसके तहत तैयार माल की जगह कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। आप तैयार माल पे काम ही नहीं करोगे, कच्चा माल केवल खरीदोगे, तो कच्चा माल कहाँ खरीद के कहाँ बेचेगा? इंग्लैंड में। और तैयार माल वहां से भारत आना शुरू हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे, कच्चे माल का उपयोग भारत में हो रहा था। मलमल की साड़ियां, है ना, यहाँ पे तैयार करते थे और कहाँ भेजते थे? कहाँ? इंग्लैंड में। अब रिवर्स हो गया, है ना, यानी कि कच्चा माल जो है कि यहाँ से खरीदो और तैयार माल ला करके यहाँ पर बेचो, यानी कि एक मार्केट की तरह जो है भारत काम करना शुरू हो गया, कर दिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है शोषण के रूप में किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, जुलाहों ने अपने उत्पीड़न से बचने के लिए अंगूठे तक काट दिए। भारतीयों को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, जिससे भारतीय व्यापार का ह्रास हुआ। के.एम. पनिकर ने 1765 से 1772 के बीच के राज को इसलिए डाकुओं का राज कहा है। ब्रिटिश इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे बेशर्मी और लूट का काल कहा है। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल की दशा सुधारने का प्रयास किया। इसने उपहार लेना बंद करवा दिया। कंपनी के अधिकारियों को व्यापार करने से रोक लगा दिया। गया। अभी जितने भी कंपनी के अधिकारी थे क्या कर रहे थे? छोटे मोटे भी अधिकारी व्यापार शुरू कर दिए थे, है ना, मुनाफा कमाने के लिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सुपारी
तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक व्यापारिक समिति को दे दिया। रिपीट सर कर दीजिए। लिख लीजिए, नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार सोसाइटी फॉर ट्रेड समिति को सौंप दिया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट 1766 में क्लाइव ने सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया। कुछ अच्छे भी काम हुए हैं। जो यह भत्ता केवल किनको मिलता था? यह भत्ता केवल बंगाल बिहार की सीमा पर कार्य कर रहे सैनिकों को प्रदान किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इतना सारा विद्रोह करेगा तो क्या होगा? श्वेत विद्रोह हो जाएगा। परिणाम स्वरूप मुंगेर और इलाहाबाद के कंपनी के कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका एक काम करके आना है। क्या करना है? आज इसके क्वेश्चन पेपर जो है वो बनाना है और बताना है कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। और दूसरी चीजें ये क्या कहते हैं, गलतियां क्यों हुई ये भी बताना है। साथ ही साथ है कि इस चैप्टर को आज ही रिवीजन करके समाप्त करनी है। ओके, आज का मेंस की क्लास आज जो है उसी पे जाएगा। ठीक है, और आज समझ लीजिएगा, सिलेबस समझ लीजिएगा कि सिलेबस क्या है और क्या नहीं है ना, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या संभावना है, इस पे बात कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सर से मेंस में। और आंसर राइटिंग नहीं हो रही है आप लोगों की,